दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है परवतजन डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ विजय रावत। आए दिन जो यूके ट्रिपल एस आयोग है, जो वीडियो और वीपीडीओ जो भर्ती धांधली का जो सिलसिला एक कहेंगे इसके चल रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ नए खुलासे इसमें हो। ऐसे ही एक नए खुलासे के साथ हम लोग आए हैं, जो आपने हेडिंग भी पढ़ा था कि क्या मात्र जो ये अभी जो धांधली सामने आई है कि केवल यही धांधली हुई है, कि इससे पहले भी जो आयोग में जो लगातार धांधलियों पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हुए आए हैं। क्योंकि आपने कई न्यूज चैनलों के माध्यम से और कई अधिकारी आपने सुने होंगे जो इस बात को रखते हुए आए हैं कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो इसी सब विषय पे हम लोग आज चर्चा करेंगे और ध्यान से इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा। आज इसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे आज होने वाले हैं कि आयोग किस तरीके से काम कर रहा था, किसका दबाव आयोग पे था, या फिर यूं कहें कि आयोग किस किस श्रेय में काम कर रहा था, कौन से वो बड़े बड़े मगरमच्छ आयोग में उस समय मौजूद थे। उन्हीं सबका आज हम लोग खुलासा करेंगे। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का आज परिचय करवा दूं। महेश चंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो यूके ट्रिपल एस के पुराने सदस्य रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। उसके साथ साथ दीवान बेसोरा जी भी हमारे साथ मौजूद है, ये भी फॉर्मर सदस्य रहे हैं। सबसे पहले मैं महेश चंद्र जी के पास, आपके पास में सर आता हूं, और उसके बाद हम दीवान बेसोरा जी किससे हम बात करेंगे, क्योंकि दीवान बेसोरा जी ने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। महेश चंद्र जी से पूरे प्रकरण में एक कमेंट में लेना चाहूंगा। सर अभी जो भर्तियां चल रही हैं, बड़े बड़े सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं। और लेकिन कल मैं आपकी एक डिबेट देख रहा था किसी चैनल पे, आप लोगों ने भी पुराने जो धांधली है उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं, जो 2016 में वीडियो वीपीडीओ में जो धांधली हुई, क्या था सर पूरा प्रकरण? देखिए, 2016 के शुरू के महीने में जनवरी और मार्च के बीच में परीक्षा जो हुई थी एक बीपीडीओ की, जी उसमें आयोग बड़ी तेजी से रिजल्ट फाइनल कर रहा था। उसी दरमियान में क्योंकि कुछ छुट्टियां पड़ी तो हमारे माननीय सीनियर मेंबर बैसोड़ा जी अपने क्षेत्र में अल्मोड़ा गए, तो वापस आए तो उन्होंने मेरे से कहा कि भाई इसमें बहुत ज्यादा धांधली हुई है। तो मुझे लगा नहीं कि ऐसा हो सकता है। अच्छा। तो उसके पश्चात मैंने कहा जो आप कर रहे हैं उसको चेयरमैन साहब से कह दिया जाए। तो हम दोनों ही चेयरमैन साहब के पास गए, तो चेयरमैन साहब ने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अच्छा। वापस आ गए दोनों के दोनों। तो फिर मैं चेयरमैन साहब के पास गया। मैंने कहा साहब, भैसोड़ा साहब को कुछ एक ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि जो से ये इस्टेब्लिश होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में धांधलीबाजी हुई है, और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उनकी बात सुन लीजिए। अगर वो जो बात कहते हैं उसका आप निराकरण कीजिए, और अगर कुछ ऐसी बात करते हैं तो आयोग का एक सिस्टम होता है कि भैया मेंबर हो चाहे अध्यक्ष हो सब बराबर होते हैं, वोटिंग कर लीजिए। और मैं जी आपको अश्योर करता हूं कि अगर वोटिंग होगी तो मैं आपके पक्ष में वोट दूंगा। दो के पक्ष में अगर वो एक रहेंगे तो भैसोड़ा साहब की बात कट जाएगी और रिकॉर्ड रहेगा कि भाई ये जो कुछ हो रहा हुआ हुआ ये सही हुआ। लेकिन ऊपर वाला जो करता है वो बहुत अच्छा करता है। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तो मुझे उनसे तो लगा ही लगा। लेकिन मुझे भैसोड़ा साहब से भी लगा कि भाई ये जो कह रहे हैं यहाँ इतना संभव कैसे हो सकता है। हम लोग आपस में रोज उठने बैठने वाले आदमी, इस प्रकार की कैसे खुरापातें हो सकती हैं। बिल्कुल। अनजाने में हो जाए, जानबूझ के नहीं हो सकती है। तो फिर ऐसा हुआ कि बच्चों ने बड़ा जोरदार प्रदर्शन किया। उन प्रदर्शनकारियों को भी क्या कहते हैं समझाने की बुझाने की और तरीकों से भेजने की कोशिश की। जो नेता थे उनको समझा बुझा करके भेज दिया गया। बहरहाल उस समय सरकार जो थी वो कुछ आपस में मेंबर से एमएलए के दल बदल से थोड़ा नहीं थी सरकार, तो गवर्नर का शासन था। तो वो लड़के गवर्नर से मिले। गवर्नर साहिबा ने या गवर्नर साहब ने आदेश दिए, एक बहुत बड़े सीनियर अधिकारी को जांच के आदेश दिए। वहीं पर से शुरू हुई गड़बड़ी। मेरी समझ में नहीं आता है कि उन इतने बड़े अधिकारी ने कैसे
5-7 दिन में या 8-10 दिन में ही अपनी रिपोर्ट भेज दी कि साहब कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा। उसको स्वीकार कर लिया गवर्नर ने, और उसके पश्चात बड़ी तेजी से अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया चलने लगी। मतलब कागज पत्र सब जमा होकर के ऑर्डर तुरंत निकालने की बातें हो रही थी। तो हमारे भैसोड़ा साहब का मैं आभार करूंगा, इन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रभाव से प्रशासन को ये बताने की कोशिश की कि भाई इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ियां हुई है, और इनके कद को देखते हुए जो प्रशासन के आपका बड़े कहने का हेड, मतलब ये है तो कि पहले क्लीन चिट मिल चुकी थी, जो पहले जांच जो इसमें हुई थी, जो आप कह रहे हैं, तो ये क्लीन चिट मिल चुकी थी जो 2016 जो भर्ती, जिसमें वीडियो हाँ वीडियो अगर भर्ती वो, जो। हाँ जिनको जिनको इंक्वायरी दी गई थी उतने सीनियर अधिकारी ने आनंद फानंद में अच्छा। अगर सच्चाई को जानने की कोशिश की गई होती तो उसी समय खत्म हो जाता। लेकिन अच्छा। उन्होंने किन कारणों से क्लीन चिट दी कि नहीं साहब ये गलत है, वो मेरी हाँ, समझ में ना उस समय आया ना आज तक आया। आज और तक। आप लोगों की इंक्वायरी से मालूम हो जाए कि कैसे उन्होंने क्लीन चिट दी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल भैसोड़ा साहब सत्य ठीक है। कर रहा हूँ? जी भैसोड़ा साहब, जी जी। भैसोड़ा साहब, बेसोड़ा जी, मैं ठीक कर रहा हूँ, सही आपने है भी क्या? मुख्यमंत्री साहब को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें बताया है कि कैसे उस समय घोटाला घपला हुआ है, क्या कुछ लिखा है सर आपने उस चिट्ठी में? किसमें? बेसोरा जी बात। हाँ, मैंने उसमें लिखा। वो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक बर्निंग इश्यू को उठाया है, जो इस प्रदेश के युवाओं के जीवन और प्रदेश के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसके लिए धन्यवाद आपको। जैसा महेश चंद्रा जी, अन्य मेंबर साहब, तत्कालीन मेंबर साहब ने कहा कि मैंने लिखा उसमें कि इसमें बहुत गड़बड़ियां हो रही हैं और इसकी जांच होनी चाहिए, और आप तो इसके सर्टिफिकेशन में लग गए। क्योंकि डिटेल में महेश चंद्रा जी ने बता दिया, 197 भर्तियों के लिए वो परीक्षा हुई थी। अच्छा। जिसमें शायद मुझे थोड़ा याद है 14 की रोक दी थी, क्योंकि वो उत्तराखंड जो आंदोलनकारी थे उनके लिए रिजर्व सीट थी, कोर्ट के लिए रोक दी गई थी। उसमें हमें लगा कि जो सूचनाएं आ रही थी बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई है, और मुझे शक था पहले से ही, क्योंकि मैं इससे भी पीछे जा रहा हूं। जो पहली परीक्षा आयोग ने हम लोगों ने कराई थी, वो था कोषागार के, ट्रेजरी के असिस्टेंट अकाउंटेंट का। मुझे उसी में शक हो गया कि ये गड़बड़ हो रही है। तो कुछ गड़बड़ जो मुझे दिखी वो मैंने लिखा कि आयोग की बैठक बुलाई और इस परीक्षा को निरस्त करें, इसमें गड़बड़ है। आयोग की बैठक उन्होंने बुलाई, लेकिन वहां पर जब मेरा मसला आया जो मैंने लिखा था, उन्होंने कहा कि ये पहली परीक्षा है, नया आयोग है, स्वाभाविक है कुछ गलतियां हो जाती हैं, और मैं आश्वासन दिलाता हूं आप लोगों को कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। माननीय महेश चंद्रा जी ने भी इस बात का वहां पर समर्थन किया था। तो इसलिए आप अपने आरोप को वापस ले लीजिए। मैंने फाइल बनाई थी, वो फाइल उन्होंने मुझे वापस कर दी। आज भी मेरे पास है उसका प्रमाण, मैंने रखा उसको। तो मुझे पहले जो फर्स्ट एग्जाम हुई थी उससे ही शक था। तो जब तीसरी में, तो जब इन्होंने अंधेर कर दिया, तो मुझे लिखना पड़ा कि इसमें आपने गलत किया करके। तो इत्तेफाक क्या हो गया कि उसी बीच में गवर्नर ने वो सर्टिफिकेशन तब करने लगे जब गवर्नर से क्लियरेंस आ गई थी। जैसे महेश चंद्रा जी ने बताया कि जांच बैठाई थी, तो उसमें क्लियरेंस आ गया था कि रिजल्ट आउट कराएं। तो दुर्भाग्य ये हुआ कि लड़के आ गए
तो हम उसमें मैंने जो लिखा उसमें उनको ये लगा कि सरकार बदल रही है, क्योंकि हरीश रावत सरकार बर्खास्त कर दी थी। तो उन्होंने उसमें हरीश रावत जी ने उसमें बैन लगा दिया था कि अभी मत करें करके। कहीं से आए थे शायद, वहां उन्होंने शायद कहा कि इसको अभी रिजल्ट आउट न करें, रिजल्ट विभागों को भेजने की तैयारी हो गई थी फाइनल। पता नहीं अंतिम क्षणों में रावत जी ने उसको रोक दिया, इंक्वायरी बैठाओ कहा। तो उसमें अब वो इंक्वायरी बैठाई रणबीर सिंह जी के नेतृत्व में, और उसमें इंक्वायरी हो रही थी। तो उसी बीच में इनको लगा कि 10 मई की बात है शायद, प्रोटेस्ट होना था। इनको लगा, जो हमारे अध्यक्ष थे RBS रावत जी, कि सरकार हरीश रावत जी की जाने वाली है, बीजेपी के बनने वाली है, और हरीश रावत जी की सरकार में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस्तीफा दे दिया और कहा कि भ्रष्टाचार इस सरकार में बहुत बढ़ गया है और मैं भ्रष्टाचार के विरोध में अब काम करूंगा, और जो और लोग भी हैं भ्रष्टाचार के विरोध में काम करना चाहें तो मैं उनको पैसा भी दूंगा। ये उस समय के पेपर में भी आया था। लेकिन इनका दुर्भाग्य कि हरीश रावत जी की सरकार विधानसभा में बच गई। तो इनको हमें पता चला कि उसी दिन गुलदस्ता लेके पहुंच गए हरीश रावत जी के पास। हाँ, ये कुछ हो गया तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। बहुत कांड हुए। मुझे था, अब फिर वो लिखना उन्होंने शुरू कर दिया। तो जब जांच आयोग बैठाया तो उसमें कोशिश की हम भी उसमें सम्मिलित हूँ, नहीं हुए हम। मैं शुक्रगुजार हूँ उसके बाद जो अध्यक्ष जी आए, एस राजू जी, महेश चंद्रा जी ने भी रिक्वेस्ट किया कि हम उस रिजल्ट को कुछ देखना चाहते हैं, कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं। तब तक हमारे इमेज बना दी थी शासन में कि हम दोनों बदमाश हैं, आयोग नहीं चल रहे। अच्छा, हमारे ऊपर शक कर रहे थे, इसलिए जो उसका सचिव थे उन्होंने कहा ओमआरसी तो दी नहीं जा सकती, तो महेश चंद्रा जी का डोजियर तो दे दीजिए, वो तो पब्लिक वो है, उसमें तो खाली एड्रेस वगैरह है रिजल्ट में। तो उन्होंने हमको सिर्फ डोजियर दी। तो उस डोजियर से हम दोनों बैठे, हमने कई उसके स्टडी किया, रिजल्ट देखे, तो वह हमने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर। एक चीज मैं और बताना चाह रहा हूं आपको, अभी तक मैंने खुलासा नहीं किया था। ये जो OMR सीट है उसको गायब करने के चक्कर में थे। अच्छा, एस राजू मानने के बाद, क्योंकि उसमें एक टीम भेजी थी, वो टीम जो जांच आयोग के सदस्य थे मर्तुलिया जी, उनके सिग्नेचर से आए थे, किसी को भेजा था उन्होंने और हमारे आयोग को कि इनको मैं भेज रहा हूं और आप OMR सीट इनको दे दीजिए। तो जब हम दोनों को बुलाया, मैंने कहा साहब मेरे साथ एक ऐसी पहले घटना हो गई है, ये OMR सीट गायब हो सकती मेरा। तो उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा फिर ऐसा करिए, हम थोड़ा जांच करते हैं, आज मत दीजिए, और इसको यदि देना है इस टीम को नहीं देंगे। जांच कमेटी के जो अध्यक्ष हैं रणबीर सिंह जी, उनको देंगे। मैं शुक्रगुजार हूं उनका कि उन्होंने हमारी बात मानी, उनको थोड़ा हमारे ऊपर विश्वास हुआ, जो नतीजे निकले उनको देखते हुए, और उन्होंने तब सीधे सीधे रणबीर सिंह जो अध्यक्ष सीधे जांच कमेटी के, उनको OMR सीट भेजी और उसमें रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि इनको फॉरेंसिक जांच की जाए। यहां से स्टार्ट हुआ। लेकिन सर कुल मिला के ये भर्ती री एग्जाम हुआ, मैं चंद्र जी एक आपका कमेंट भी पढ़ रहा था जिसमें आपने बोला है कि 180 जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उसके बाद जब री एग्जाम इसका हुआ तो मात्र 2 बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ और 35 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने तो एग्जाम ही नहीं दिए।
नहीं। तो ये तो सीधा सीधा, एक तो मैं इसको कहूंगा तो सीधा सीधा साफ तौर पे भ्रष्टाचार नजर आ रहा था इसमें, कि भ्रष्टाचार हुआ है कि 180 बच्चे एग्जाम सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद मात्र 2 बच्चे उसमें सेलेक्ट होते हैं। महेश चंद्र। जहां तक मुझे याद है, थोड़ा सा 180 के बाद मैं समझता हूँ शायद ऊपर नीचे हो सकता। जहां तक मुझे हाँ, याद है मतलब 170, 180 के हेरफेर में थे शायद। 97 शायद थे, और हाँ। उसमें से सिर्फ 8 बच्चे हुए थे जो अच्छा। पहले जिन्होंने बगैर पैसा दिए जो सेलेक्ट हुए थे। वो 8 बच्चे थे सिर्फ, जो दूसरी जिन्होंने परीक्षा थी और जो अच्छा, पहले 8 पास बच्चे। हुए। मैं 8 कल की डिबेट में देख रहा था, उसमें 2 का जिक्र ज्यादा आ रहा था जी। वो क्या था, अब याददाश्त थोड़ी तब तक बहुत पुरानी बात हो गई है, अभी मैं हाँ। भी हो सकता गलत कर रहा हूँ, लेकिन लेकिन फिर भी सर एक बहुत बड़ा आंकड़ा इस चीज का है कि इतने बच्चे पेपर देते हैं, उसमें से दोबारा जब री एग्जाम होता है तो इतने बच्चों का 8, अगर आप 8 भी बता रहे हैं तो ये फिर भी 5% नहीं होता है, 5% भी उनका नहीं होता है। तो एक वो बहुत बड़ा आठ अपने आप में घपला है सर ये। वो 8 ऐसे थे जो रिजर्व कैटेगरी, और पहले भी रिजर्व कैटेगरी थे, पहले भी निकले थे, अभी भी दूसरे अच्छा, जो वाले 8 आप बता रहे हैं वो रिजर्व कैटेगरी है। के सब रिजर्व कैटेगरी। अच्छा, सामान्य वाले तकरीबन, सामान्य वालों का क्या था इसमें भी नहीं निकला रेशियो? उसमें, जो पहले निकले थे सामान्य वाला एक भी नहीं निकला उसमें, अच्छा। जो पहले क्लियर किया एक भी नहीं निकला। और जिसने टॉप किया था, जो हमें मालूम हुआ बाद में, उसको -2.5 मार्क्स मिले थे। हाँ, मैं -2. उसके बारे में पढ़ रहे थे, जो नम टॉपर थे, टॉपर था जो वीडियो वीपीडीओ जिस समय एग्जाम हुए थे, 98.5 समथिंग उसके नंबर आए थे उस समय। 98.2 था, 98.5 था शायद, तो कह सर रहा हूँ। अब क्या लग रहा है सर, महेश चंद्र जी आपके पास में आऊंगा, अब क्या लग रहा है कि अभी जो भर्ती जो लगातार खुलासे जो हो रहे हैं, तो जो 2016 की जो भर्तियां हुई उस पर भी जांच बैठनी चाहिए, आपका क्या कहना है? सब ऐसा है कि जांच तो चल ही रही है 2016 से। 2016 में जो जांच बैठी थी, उसके जो आदेश हुए थे शासन की तरफ से, उसमें डॉक्टर रणवीर सिंह को चेयरमैन बना करके कमेटी बनाई गई थी, जांच कमेटी की। उस कमेटी को मैंने बार बार लेटर लिखे, रजिस्टर्ड लेटर लिखे, क्योंकि उस समय हमारे अध्यक्ष ने नहीं भेजा, तो मैंने पोस्ट से पोस्टल रजिस्टर्ड लेटर भेजे, उसकी कॉपी चेयरमैन को भी दी, और साहब ने भी लिखा कि भैया हमारी भी बात सुन ली जाए। लेकिन उनकी बड़ी कृपा रही, जांच आयोग की, वो जो जांच बैठी थी, कमेटी थी, उनका बड़ा कृपा रही कि उन्होंने सोचा यार इन लोगों की बात क्या सुननी है, जब अध्यक्ष हमारे पास है, अध्यक्ष जो कह रहा है वही सही है, बाकी लोगों की जैसे छोटे मोटे लोगों की, नादानों की क्या बात करते हैं। तो उनका बड़ा आभार रहा, उन्होंने हमें नहीं बुलाया। अगर उस समय उस कमेटी ने बुलाया होता तो शायद अब तक काफी कुछ हो गया होता। और जिस प्रकार काफी के धांधले हो रही, बंद हो रही है। तो मैंने आपको बताया पहला कि जो पहला किसी बड़े सीनियर अधिकारी को इंक्वायरी करने के लिए, क्या उन्होंने इंक्वायरी में कुछ लिखने के बजाय कहा कि सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया है, इंक्वायरी खत्म हो गई। वो तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने सीनियर मेंबर माननीय भैसोड़ा जी का, जो उन्होंने शासन में अपनी जान पहचान की वजह से दोबारा जांच बिठाने की कोशिश की। दोबारा जांच कमेटी बैठी, उसमें 3 सदस्य थे। उन तीनों सदस्यों ने सोचा कि भाई सदस्य क्या चीज होता है, आयोग का सदस्य तो कुछ भी नहीं है चेयरमैन के सामने। तो जब भी उनकी मीटिंग होती थी तो चेयरमैन को बुलाते थे, हमको कभी नहीं बुलाया। हमने रजिस्टर्ड लेटर भी भेजे उनको, तो मनसा बता दी कि उनकी मनसा क्या थी। सीधी सी बात है कि मैं एफआईआर लिखाने न जाऊं और मेरी एफआईआर ना लिखी जाए, सीधी सी बात है, इसका मतलब पुलिस सहयोग नहीं कर रही। इसका मतलब हम कुछ कहना चाहते थे, जांच कमेटी हमें नहीं सुनना चाहती थी। आपको सीधी क्या सी लगता है बात कि है। संरक्षण किसका था? संरक्षण किसका था जी टोटल? संरक्षण जी किसका प्राप्त था? आपको क्या लगता है इसमें टोटल जो गोलमाल जो आप कह रहे हैं कि पुलिस नहीं सुन रही है, इतना जो भ्रष्टाचार आप जो नहीं, जांच रिपोर्ट मैंने आपको उदाहरण दिया कि जैसे मैं एफआईआर लिखाने जाऊं और पुलिस ना लिखे तो मैं क्या हाँ। कर सकता हूं। अगर जांच कमेटी ने हमारी बात सुनी होती तो हमने ये तथ्य कहे होते। मैं तो आभार व्यक्त करूंगा भैसोड़ा जी का, जिन्होंने मेरी आंखें खोली कि भाई बहुत ज्यादा धांधली हुई है। तो मैंने देखा उनके साथ,
तो मैंने देखा गलत सब गड़बड़ हुई है। और मैं आभार व्यक्त करूंगा माननीय एस राजू का। शायद एस राजू चेयरमैन नहीं आते तो कुछ नहीं होना था। उस जैसा आउटराइट अपराइट ऑफिसर बहुत कम होते हैं और उसी की वजह से 6 साल तक 5 साल तक इतने यहाँ पे एग्जाम होते रहे जहां कहीं कोई बड़ी बात नहीं हुई। देखिए प्रोसीजरल लैप्स हो जाते हैं। तो मिस्टर राजू को जब बताया गया तो उन्होंने खुद रिकमेंड किया कि इसमें सीरियस इंक्वायरी होनी चाहिए, फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, ओएमआर की जांच उन्होंने उनके डायरेक्शन से भी गए, लेकिन उसका कोई रिजल्ट लबोलबाब आज तक नहीं आया। अगर सर इसकी दोबारा जांच होती है, आपको क्या लगता है अगर इसकी दोबारा जांच होती है तो आपको क्या लगता है कि जो आज जिस धांधली में पकड़े गए हैं उनके तार भी जुड़े हुए थे उस धांधली में? तो 2016 की आप बता रहे हैं सब 2016 में। देखिए हम नहीं कह सकते, ये तो इंक्वायरी वालों का जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन टीम होगी वो बताएगी कि इनके 2016 में तार थे कि नहीं थे। हम कैसे कह सकते हैं कि भैया उस समय तार थे? हम तो यही कह सकते हैं आयोग का सदस्य होने की वजह से हमारा कर्तव्य था कि हम अपने आंख कान खुले रखें और मुंह भी खुला रखें कि भैया गलत हो रहा है तो बोलें। तो हमने अपने आंख कान और मुंह खुला रखा उस 2016 में, कोशिश की, नहीं हुआ कोई बात नहीं। लेकिन हुआ सर, वही मैं सवाल पूछ रहा था, संरक्षण किसका प्राप्त था? क्या जो समय की तत्कालीन सरकार थी वो खुद नहीं चाहती थी कि ये लोग बाहर निकल के आए? इस तरीके का था सर? ऐसा है, आप खुल के अपनी बात रख सकते हैं। ऐसा है ना साहब जी कि आप जैसे मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं दूसरे के डिसीजन लेने का क्या कारण है? जो सीनियर अधिकारी ने लिख दिया कि साहब कुछ गड़बड़ नहीं हुई, उससे पूछिए ना कि भैया आपने कैसे लिख दिया था कि इसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुई। वो जो इंक्वायरी कमेटी बनी थी डॉक्टर रणवीर सिंह के अध्यक्षता में, उन 3 सदस्यों से पूछे भैया इन मेंबर्स ने आपको कहा था कि हमारी भी बात सुन जाए, हमको भी मौका दिया जाए, इनको क्यों नहीं मौका दिया गया? वो तो वो बता सकते, मैं थोड़ी बता सकता हूँ। ये तो ये तो गेंद उनके पाले में, आप उनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आपका व्यू पॉइंट भी मैं जानना चाह रहा हूँ ना कि आपका व्यू पॉइंट इसमें क्या है, क्योंकि अब तो आप रिटायर हो चुके हैं, अब खुल के अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि एक बच्चा कितनी मेहनत करता है, क्योंकि आज के समय में जिस बच्चे ने एग्जाम दिया होगा वो भी परेशान है जो 2-3 नंबर से रुक गया होगा, और जिसका एक्चुअल में जो मेहनत करके इसमें गया होगा वो भी परेशान है कि भर्ती कैंसिल ना हो जाए। परेशान दोनों तरफ से है सर। देखिए अगर मेरा व्यू पॉइंट आप पर्सनल कहते हैं तो मेरा व्यू पॉइंट ये है कि मुझे तो सीधा सीधा जो मेरी छोटी सी बुद्धि है उसके मतलब से लगता है कि दोनों इंक्वायरियों ने आयोग के शीर्ष पोजीशन को बचाने के लिए पूरा पूरा कार्य किया गया। मुझे लगता है क्यों किया गया इसके लिए मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो एविडेंसेस है उसके हिसाब से ये एस्टेब्लिश है कि दोनों ने, जो पहले बड़े सीनियर अधिकारी को दिया गया इंक्वायरी करने के लिए, उन्होंने कहा जी कुछ नहीं है, बाकी जो कमेटी बनाई गई उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। तो सीधी सी बात है, जो नहीं चाहते थे कि कोई चीज ऐसे रिकॉर्ड में आए जिससे मतलब ऐसा लगे कि गलती हुई है, वो ढकाना चाहते थे कि जो गड़बड़ हुई है इसमें ठीक हो जाए और इसमें लोगों का अपॉइंटमेंट हो जाए। मुझे तो यही लगता है। तकरीबन सर कितना आपको लगता है कि कितने स्तर पे ये धांधली हुई होगी उस समय? क्या, क्योंकि आप तो उस समय सदस्य रहे होंगे, किस लेवल पे धांधली हुई होगी? कितने बच्चों का उसमें सिलेक्शन तकरीबन हुआ होगा? हालांकि ये एग्जाम कैंसिल हो गया था, लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको? क्योंकि असली जो नकल माफिया वो उस समय नहीं पकड़े गए। अगर शायद उस समय पकड़े जाते वो असल माफिया, तो आज जो 2022 में हम ये चर्चा कर रहे हैं तो शायद ये चर्चा हम नहीं कर रहे होते, क्योंकि उस समय ये नकल माफिया धरे जाते। देखिए ऐसा है कि जब किसी एग्जाम का होता है तो रिजल्ट जो होता है ना, रिजल्ट ऊपर से बड़ी तेजी से नीचे की तरफ नंबर आते हैं, और जब 50 और 60 पे आ जाता है तो फिर धीरे धीरे गिरता है। फिर उसका गिरना, जैसे किसी ने 90 आ गए, किसी के 98 आ गए, तो दूसरा ये नहीं कि एक के 98 आ गए तो दूसरे के 97.5 आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। किसी भी रिजल्ट में आपने देखा नहीं होता है, वो बड़ी तेजी से गिरते हैं। और 60-65 से फिर धीरे धीरे गिरने का रफ्तार कम हो जाए तो स्लांटिंग हो जाता है, पहले स्ट्रेट गिरता है तो यूं गिरता है। तो जो बच्चे लिए गए थे उन बच्चों के अंतर में सिर्फ 5 या 7% का ही मार्क था। 81% और 87% के बीच में उनका सबका सिलेक्शन हुआ था।
जो भी लिए गए थे वो 81 अच्छा, और 87 के आंकड़ा रहा परसेंट में होगा था। तकरीबन, इसका कितना आंकड़ा मतलब इस होगा? प्रकार का मैनिपुलेशन था। अच्छा, फिर 81 के पश्चात देखिए पर बड़े रिजल्ट कैसे नीचे तेजी से करे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन तो थी। मैनिपुलेशन था। बेसोरा जी के मुझे पास लगता चलते हैं हम। सर दीवान सिंह बेसोरा जी, सर आप क्या समझते हैं कि कितना तकरीबन रहा होगा इसका आंकड़ा, जो हालांकि भर्ती कैंसिल हो गई थी, लेकिन कितना तक आंकड़ा रहा होगा बच्चों का? रावत जी, आंकड़ों की बात छोड़िए, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा देवभूमि डायलॉग के भट्ट जी को, रमेश भट्ट जी को, जिन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया और इस बात को पूरे प्रदेश के कोने कोने में पहुंचाने की कोशिश की। और मेरे पास बहुत चारों तरफ से कई टेलीफोन्स आ गए। प्रश्न अब ये नहीं है कि कितना क्या है, ये तो मैंने पहले कह दिया था कि शुरुआत से ही गड़बड़ की आशंका थी, नहीं की गई। हम अब डिस्कशन कहीं भी किसी भी स्तर में करें, क्योंकि उन्होंने भट्ट जी ने चारों तरफ उसको भेजा, उसी का नतीजा है कि आज के अमर उजाला में आया है विजिलेंस का कि बहुत जल्दी एक अधिकारी अरेस्ट होने वाला है। एक पहला प्रथम अधिकारी अरेस्ट, अधिकारी शब्द जो भी है, एक अरेस्ट होगा करके। और बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का बिल्कुल सर। कि बहुत बड़ा अच्छा आयोग बना रहे थे, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसमें सभी अधीनस्थ सेवाएं आनी चाहिए थी, लेकिन समूह ग का आयोग बन के रह गया। समूह का, बिल्कुल। हम लोग रावत जी के, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री रावत जी को मिले, माननीय सदस्य भी थे हमारे महेश चंद्रा जी, और आरबीएस रावत जी जो माननीय अध्यक्ष हमारे रहे हैं वो भी थे, हम तीनों लोग। मैंने वहां पर भी कहा रावत जी से, आपने आयोग तो बहुत अच्छा बनाया, क्योंकि उसमें एक बात है, प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलने का एक उसमें कॉलम था कि जो बनाया गया था कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में उसका नाम होना चाहिए अभ्यर्थी का, मतलब उत्तराखंड के ही लोग आते, तो उसमें समूह गौ के आ गए। उनको किसी ने बताया नहीं कि अधीनस्थ सेवाएं में क्या क्या आती है। जो लोअर पीसीएस होते हैं, नॉन गजेटेड जितनी भी पोस्ट होती हैं, वो सब अधीनस्थ सेवाओं में आती है। वो अधीनस्थ सेवाएं भी इस आयोग में आ जाती। बहुत बड़ा सोच हरीश रावत जी का था कि इसमें काफी लोग उत्तराखंड के आ जाते। दुर्भाग्य से ये गड़बड़ा गया। अंगुली तो लोक सेवा आयोग पर भी उठ रही है, अंगुलियां प्राविधिक शिक्षा परिषद में भी उठी, और जगह जो परीक्षा केंद्र उनमें भी उठी। आज हम लोगों को, मैं समझता हूं कि ये कोशिश करनी चाहिए, हम लोगों का वर्जन जो हम लोग दे रहे हैं आपको, उसी तर्ज पर इसको कोने कोने तक पहुंचाएं और आह्वान करें सबकी कि इसके विरोध में सब खड़े हो, आयोग खत्म ना हो। बिल्कुल। ये सर आयोग सर खत्म, अभी अभी जो मांग बेमांग। उठ रही है, सीबीआई की भी मांग उठ रही है कि अब जो यहाँ का जो एसटीएफ हालांकि बहुत अच्छा काम कर रही है, अब ईडी ने भी उनका साथ दिया है इसमें, लेकिन अब मांग उठ रही है कि पुलिस का एक अपना दायरा होता है, अब इसकी सीबीआई जांच इसकी कराई जाए। आप अपने स्तर पे किस तरीके से देखते हैं कि क्या इसकी अब सीबीआई मांग जो उठ रही है इस पूरी भर्ती धांधली की, वो सीबीआई जांच इसमें दे देना चाहिए सीबीआई के हाथों में इसको? नहीं, मैंने तो जो एसटीएफ ने अच्छा काम थोड़े समय में किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिए, मैं उनकी उसकी भी सराहना करता हूँ। मैं सराहना तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की भी करता हूँ। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उस समय चीफ मिनिस्टर नहीं होते, कोई दूसरा होता, वो उसको निरस्त नहीं करते। जो मैंने सुना था, उन्होंने एक न्यायाधीश जो रहे थे, डिस्ट्रिक्ट जज रहे थे, मिस्टर कौशिबा करके, वो उसमें एक मेंबर थे जांच कमेटी में। अब पता नहीं कितना सच है, जो मुझे उन दिनों खबरें मिल रही थी, उनके अड़ने से वो रिपोर्ट ठीक आई। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, यदि सब लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, उत्तराखंड को बचाना चाहते हैं, उत्तराखंड के नवयुवकों का भविष्य बचाना चाहते हैं, उत्तराखंड का भविष्य
बचाना चाहते हैं, उत्तराखंड की सब व्यवस्थाओं को बचाना चाहते हैं। हम सब लोगों को उठ के, जिसमें पक्ष विपक्ष सब लोग एक होकर के ये उस समय कहें कि आप हालांकि तारीफ कर रहे हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रहे हैं, लेकिन अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी चाहते तो इस भर्ती धांधली में आज चलिए कैंसिल उन्होंने करवा दिया, आप इसके लिए अप्रिशिएट उनको कर रहे हैं, लेकिन अगर वो चाहते तो जो नकल माफिया इसमें थे वो भी पकड़े जा सकते थे, जैसे आज के समय में पकड़े गए हैं, कितने लोग पकड़े गए, पैसा भी उसमें बरामद हुआ है। अगर ये भर्ती भी ऐसे तो कैंसिल कर दिया जाता तो शायद ये नकल माफिया अभी भी छूट जाते। ही मैं कह रहा हूं ना, एफआईआर किया, फिर विजिलेंस को दे दिया, विजिलेंस ने 4 साल में कुछ नहीं किया, कई मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस समय यंग चीफ मिनिस्टर हैं और उन्होंने कह भी रहे हैं कि चाहे हमारी पार्टी का हो, कितने ही बड़े ऊंचे पद में हो, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। यदि हम सब ऐसा माहौल बनाएं, मुख्यमंत्री भी साथ देंगे और पब्लिक साथ रहेगी, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी सरकार हो, यदि पब्लिक अच्छी बातों को उठाएगी तो सरकार को मानना पड़ेगा। तो आप और हम सब मिलके, मैं आपसे निवेदन करूंगा, जैसे रमेश भट्ट जी ने इसको प्रचारित किया, आप भी इसमें चारों तरफ बातें कहिए और एक ऐसा माहौल बनाएं कि आयोग सबसे बड़ा हमारे आपका जो आप लोग खुल के आए हैं सामने पे, और आपने जो, क्योंकि आप खुद उसके एक पार्ट रहे हैं आयोग के, और आपने उनकी खामियां बताई कि किस तरीके से वो खामियां उस समय थी। तो सबसे बड़े सर, आप जो, आपको भी अप्रिशिएट मैं करना चाहूंगा महेश चंद्र जी और दीवान भैंसोरा जी, जो आप खुल के सामने पे आए और आपने बताया कि कहाँ पर कमी रह गई थी, किस प्रकार आयोग उस समय काम कर रहा था और किस प्रकार से जो भ्रष्टाचार है उस समय बढ़ावा दिया जा रहा था। तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ महेश चंद्रा जी का। यदि ये नहीं होते तो ये गड़बड़ियां भी इतना उजागर नहीं होती। इन्होंने बहुत महेश बड़ा चंद्र जी, जी एक सवाल सर आपसे ये भी है, क्योंकि अब जब से आप लोग भी खुलकर सामने आए हैं और लगातार एसटीएफ ने जो अपनी कार्रवाई जो कर ही रही है और लगातार नाम सामने पे आ रहे हैं, अब तक करीबन 20 गिरफ्तारियां हो सकी है और 2 तो सचिवालय से जुड़े हुए लोग हैं, उनके नाम भी सामने पे आए हैं। अब सर कई भर्तियों के, जो पुरानी जो भर्तियां हुई है उनके घोटाले अब उठ रहे हैं, जिसमें पुलिस भर्तियां हो गई, बंद दरोगा हो गई, फॉरेस्ट गार्ड हो गई, 1 दर्जन से भी ज्यादा भर्तियां जो अब तक आयोग ने कराई है। हर भर्ती की मांग उठ रही है कि हर भर्ती की अब जांच होनी चाहिए। तो ये आपको ये पॉसिबल लगता है कि हर भर्ती में धांधली हुई होगी, जिनका भी जिक्र आ रहा है तमाम इन भर्तियों? महेश चंद्र, देखिए ऐसा है कि जब भी कोई परीक्षा आयोजित की जाती है तो उसको ये कहना कि 100% बिल्कुल फ्री होगी, 100% बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शी ट्रांसपेरेंट होगी और उसमें कोई घपलेबाजी नहीं होगी, तो ये असंभव है आज के दिन में। लेकिन यह है कि कुछ कोई व्यक्तिगत आदमी किसी के लिए कहीं किसी लिमिट तक जितने पावर में हो, वो लिमिट में एक कोशिश कर सकता है कि भाई कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करके किसी का हो जाए, तो ज्यादा जैसे है 1 का 2 का 3 का कोई कर सकता है, जो सबसे शीर्ष में बैठा है वो कर सकता है, बीच में कोई नहीं कर सकता। ये पॉसिबल है सर इस तरीके से? हाँ, इस प्रकार की खुरापातें तब होती है कि जब जैसे कि अगर थाने का इंचार्ज है और थाने का इंचार्ज और उसके जितने संभाता है सब टीम स्पिरिट पे काम करें, भले के लिए करें तो बढ़िया करेंगे, खराब के लिए करेंगे तो सब बेड़ा गर्क करेंगे। आप ही मानते हैं मतलब जो भर्तियों की मांग उठ रही है जांच की, उनमें भी हो सकता है कि गड़बड़ियां हो, ऐसी मतलब खामाखा मांग नहीं उठ रही है, जो 1 दर्जन से भी ज्यादा भर्तियां हैं सर तकरीबन? देखिए ऐसा है, मैं बताऊं कि जो मिस्टर यशराजू के टाइम में हुई, उनके फॉर्चुनेटली उनकी टीम जो थी बहुत बढ़िया कर्मठ टीम थी, उनके पास सेक्रेटरी बहुत बढ़िया था, उनके पास एग्जामिनेशन कंट्रोलर बहुत बढ़िया था। इन लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से मेहनत की, हम लोग भी इनको देखते रहे कि किस प्रकार है। बेसिकली मेंबर का काम होता है कि उसने वॉच डॉग की तरह काम करना है, देखना है कि भाई कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। तो इन लोगों ने बड़ी स्पष्ट तरीके से की है, तो मुझे नहीं लगता है कि इनके टाइम में कहीं कोई देखे किसी ने इधर उधर से कुछ खुरापाते कर दी हो जैसे है, तो लेकिन मास स्केल में कुछ नहीं हुआ। और जो भी आप इस बात को देखिए, अगर कहीं गड़बड़ हुई है, जैसे एक शायद जूनियर इंजीनियर का किसका हुआ था, तो आयोग ने यशराजू के अध्यक्षता में उन्होंने कहा था कि भाई इसको कैंसिल किया जाए और उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की थी। तो
ये जो सेटअप है इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो पहले 2016 में जो 3 एग्जाम हुए थे, एक तो कैंसिल हो गया, और जो 2 थे पहले उससे पहले के, अगर उनकी ओएमआर सीट देखी जाएगी तो मेरे आपका ख्याल से कहने का काफी मतलब है कि जब से एस राजू जी और संतोष बडोनी जी आयोग में आए हैं, उस समय के बाद से कोई घपला नहीं हुआ, पहले का तकरीबन हो सकता है। हाँ, क्योंकि सेटअप के हिसाब से दिखाई देता है ना, सेटअप के हिसाब से दिखाई देता है। जब बीपीडीओ में है लेकिन कि सर भाई जो 2 या अभी 3 या 5 अभी आदमी, सर लेकिन जो अभी वीडियो और वीपीडीओ का जो अभी भर्ती सामने आ रही है, तो इन्हीं के कार्यकाल में हुई है, एस राजू जी और बडोनी जी के। कौन सा जो बाद में दूसरा एग्जाम हुआ? नहीं नहीं, जो अभी भर्ती धांधली जिसमें लोग पकड़े जा रहे हैं, वीडियो वीपीडीओ। देखिए, इसमें जो है अभी तक मेरे ख्याल से काफी इन्वेस्टिगेशन टीम ने पकड़ लिए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया कि आयोग में का कोई आदमी संलिप्त है। हाँ ये अगर का कोई अगर आयोग का कोई आदमी संलिप्त है तो उसे तुरंत गिरफ्त में लेना चाहिए। और अगर एक बात बताऊं मैं कि गुंडे को जहां 2 डंडे पड़ते हैं वो सबके नाम गिन लेता है। इतने बिल्कुल लोग बंद हुए हैं, अगर कोई आयोग का कोई किसी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है तो तुरंत उसका नाम लिया जाता है। आप इस बात को भी देखिए ना। अब लेकिन इसमें इसके बाद भी सर इस्तीफा हो गया है, इस्तीफा दोनों हट गए हैं, एस राजू जी ने तो खुद से इस्तीफा दिया है, और जो बडोनी जी हैं उनको प्रशासन शासन स्तर से उनको हटा दिया गया। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जब मैं एस राजू जी से बात हो रही थी तो एस राजू जी ने कहा था कि हम इसमें जांच कर रहे हैं, हालांकि तब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन उनका ये कहना था कि भाई हम अंदरूनी तरीके से जांच कर रहे हैं, जो जो साक्ष्य उनके पास आए हैं वो कह रहे थे कि हमने खुद बैठकर मैं इसकी जांच कर रहा हूँ। क्योंकि जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष थे बॉबी पवार, उन्होंने भी कई हमारे सामने उन्होंने कई सबूत उनको दिए थे, सील पे, मजिस्ट्रेट मैडम भी उस समय वहां पर सामने पे थी। और ऐसे में उसके बाद जब पूरा प्रकरण खुल जाता है तो हटा दिए जाते हैं अध्यक्ष और सचिव को। तो किस तरीके से देखते हैं आप? ऐसे में मनोबल नहीं गिरेगा उन सचिव और उन अध्यक्ष का, जो ये देखिए लगातार इन। देखिए, जी मैं बोलूं? जी सर। किससे पूछा आपने? मुझसे पूछा? हाँ जी चंद्र, आपसे पूछा थी, उसके बाद मैं भैसोरा जी का कमेंट लूंगा उसके बाद। हाँ, देखिए ऐसा है, ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि किसको कहाँ पे पोस्टिंग करे, उसके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो ये कह सकता हूं कि अगर ये अध्यक्ष जिन्होंने अध्यक्ष जी ने रिजाइन खुद किया, इस्तीफा दे दिया, क्योंकि लगातार उनपे उंगलियां उठ रही थी कि अध्यक्ष जो एस राजू जी थे उनपे उंगलियां उठ रही थी कि अध्यक्ष जी के रहते ये सब चीजें हो गया, या इन पे कहीं इनका नाम सम्मिलित नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि मैं खुद ही एक इसके मानवता के आधार पर इसको कह दें, मैं खुद ही इसमें अपना इस्तीफा ये दे रहा हूँ। मैं आपको बताऊं कि जो ये टीम थी, अध्यक्ष श्री राजू, सेक्रेटरी श्री संतोष बडोनी और एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेंद्र सिंह डांगी, ये बड़ी ही आदर्श टीम रही। ऐसे काम बहुत कम मिलते हैं कि एक टीम स्पिरिट में ईमानदारी से काम किया जाए। ये अगर रहते तो मुझे उम्मीद है कि इन्होंने बेहतर सबूत इकट्ठे किए होते कि कहाँ पे गड़बड़ियां हुई हैं। इनके जाने से ये है कि अब जो डायरेक्शन है ना, क्योंकि अब जो नया आदमी आएगा उसके लिए सबसे आसान है कि इनकी तरफ उंगली उठा दो तो सारा डायरेक्शन ही बदल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि इस तो पे ऐसा आयोग में भी बड़ा है। इसमें फर्क पड़ा है, क्योंकि जो कैलेंडर थे वो आगे पीछे हो गए हैं। अब नए सचिव साहब आए हैं, उन्हें ज्यादा जानकारी भी इस मामले में नहीं है कि क्या होगा, अभी उन्हें समझने में टाइम लगेगा इन सब चीजों को। जी, अगर वो लोग रहते ना, अगर सेक्रेटरी भी रह जाता कुछ दिनों के लिए तो मेरे ख्याल से और ज्यादा तेजी आती। और जहां बहुत तक ज्यादा कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सीबीआई को दे दिया जाए, वो बहुत ही गलत डिमांड है। आपने माननीय भैसोड़ा साहब से पूछा था, मेरा कहना है कि सीबीआई पूरे देश के लिए है और उसके लिए सेंसिटिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है। जो जितना ज्यादा सेंसिटिव केस होगा उसको सबसे पहले लेंगे। उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है, उनके पास स्टाफ कम है, दबाव ज्यादा है, तो लेकिन प्रायोरिटी सर पे लेंगे। यहाँ कह रहे हैं कि पुलिस के पास अपने जो संसाधन है वो सीमित है, या उनके जितना मतलब वो उनके पास सीमित संसाधनों में किस तरीके से काम करेगी, पॉलिटिकल ऐसा प्रेशर भी नहीं उनके पास नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है, जो पुलिस में आईपीएस आता है वही सीबीआई का डायरेक्टर बनता है। 50% सीनियर ऑफिसर, 50% से ज्यादा सीबीआई में आईपीएस ही है। तो सिस्टम ये काम करता है।
फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मतलब एक लोकल मतलब कहा जाए एक परसेप्शन ये बना दिया है कि यहाँ पर लोकल जो पॉलिटिक्स है वो हावी रहती है उसके ऊपर, तो इस वजह से हो सकता है कि सीबीआई ऐसा है, अगर सीबीआई में जाएगा तो कुछ नहीं होगा। अगर आप जैसे जो क्या कहते हैं जागरूक पत्रकार हैं इसको उठाएंगे तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना रहेगा। चीफ सेक्रेटरी साहब, डीजीपी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब चाहें तो एसटीएफ वंडरफुल रिजल्ट ला सकती है। हमें मालूम होता है कि हमारा कौन अफसर किस क्षमता का है। किसी की क्षमता थोड़ी कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, लेकिन अगर सही टीम को रिक्रूट किया जाए और इन तीनों हेड्स की मंशा के इसको निकालना है तो कोई असंभव बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जाते जाते वैशोरा जी से भी हम लास्ट कमेंट ले लेते हैं। सर किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जब ये जांच जब बैठी है पूरी की पूरी, इस बीच जो अध्यक्ष हैं उन्होंने खुद नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे दिया, बडोनी जी को सचिवालय अटैच कर दिया गया, और इस बीच देखा गया है कि नए सचिव वहां पर आए हैं, और जो एक व्यवस्था जो होती है वो अस्त व्यस्त हो गई है पूरे आयोग में, क्योंकि पता ही नहीं है कि कैलेंडर कब जारी करना है कब नहीं करना है, क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत एग्जाम है, मेन एग्जाम है। तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो अध्यक्ष हैं राजू जी, उनका कहना था कि भाई एसटीएफ तो बाद में आई, इससे पहले उन्होंने खुद इतने सबूत कलेक्ट कर दिए थे, और जब उन्हें लगा कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने खुद मुख्यमंत्री जी से मिलकर कहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ है, अब इसमें इसकी जांच कराइएगा। ऐसे में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और जो सचिव साहब है उनको भी अटैच कर दिया गया किसी और जगह। किस तरीके से देखते हैं सर पूरे प्रकरण को? ऐसे में जो काम करने वाले जो लोग हैं, क्या उन पर असर पड़ेगा इन सब चीजों का? अवश्य पड़ेगा राव जी। एस राजू जी ने जब इस्तीफा दिया था, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था मैंने वो पढ़ा, उसमें उन्होंने लिखा था कि 2 लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, एक पुलिस ने सपोर्ट नहीं किया और एक ऊपर से हमारे पर दबाव था। अब ऊपर से किसका दबाव था क्या था ये मैं नहीं जानता हूँ, पेपर में मैंने पढ़ा। उसमें उन्होंने कहा था 88 ऐसे परीक्षार्थी थे, जब स्कैनिंग की वो मार्कशीट 88 ऐसे थे, मैं समझता हूँ यही फिगर थी, ऊपर नीचे हो सकता है एक आध का। 88 ऐसे परीक्षार्थी थे जिनके लगभग बराबर मार्क्स थे, उनको हमने पूरी लिस्ट बना के एफआईआर कराई थी कि हमें शक हो रहा है कि ये तो हमें इन्होंने तो किया ही किया है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, इसकी इंक्वायरी। और उनका मकसद ये था, उनका कहने का अर्थ ये था जहां तक मैं समझता हूं, कि यदि ये गैंग पकड़ा नहीं जाता प्रश्न पत्र लीक करने वाला, तो उनकी बात उनके ऊपर मुझे लगा, कहीं से सुना मैंने कि दबाव भी था कि एफआईआर आप लोग न करें। हाँ, उन्होंने कहा है, जाते जाते कहा भी इस बात को, और उन्होंने विजिलेंस पे भी सवाल उठाया इस बात को जाते जाते कि लगातार वो कहते रहे विजिलेंस को, लेकिन विजिलेंस अपनी कार्रवाई सही से नहीं कर पाई। जी, और उन्होंने ही ये आउट किया पहले कि इसमें गड़बड़ ज्यादा हो रही है। मानता हूं मैं, एस राजू जी जब रहे, ये तीनों जो जिनकी ईमानदारी के बाद महेश चंद्रा जी ने भी की, मैं भी कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं, इनकी नीयत कभी खराब नहीं रही, ईमानदारी से काम किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि नकल नहीं हुई या कुछ नहीं हुआ, हाँ कुछ शुरू के इनके आने के बाद 1-1.5-2 साल तक कोई परीक्षा ऐसी नहीं थी जिसमें कोई शिकायत आई। 1.5-2 साल के बाद फिर आनी शुरू होगी, उसमें कहीं न कहीं कोई गलती होगी, की गलती होगी, क्योंकि मानव स्वभाव है, अच्छी कहीं पर लूपहोल्स इनके द्वारा भी रह गए होंगे, लेकिन जो मेरा मानना है वो बेहद ईमानदार थे, ईमानदारी से उन्होंने काम किया। एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा सरकार से भी, शासन से भी और पब्लिक से भी, जो ईमानदार हैं उनको दोष मत दीजिए, उनको अंदर मत करिए, जो बेईमान है उनको छोड़िए मत। यदि ऐसा स्टेप उठाएंगे तभी इस समस्या का समाधान होगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है, सब ऐसे ही चला जाएगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा, प्रदेश खत्म हो जाएगा, ये व्यवस्थाएं भी सब खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बात आपने कही है।
कि ईमानदार जो लोग हैं उनके साथ इस तरीके से नहीं होना चाहिए और भ्रष्टाचारी जो है वो बिल्कुल भी छूटने ही नहीं चाहिए। और तमाम लगातार आप लोगों को भी कमेंट आ रहे हैं, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, कि जो अलग-अलग भर्तियां हैं उनकी भी डिमांड उठ रही है, जो धांधली के आसार जिनमें नजर आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा शुक्रिया महेश चंद्र जी आपका भी मैं करूंगा और दीवान बेसोरा जी आपका भी करूंगा, जो आप लोगों ने इस प्रकार की आवाज उठाई, जो पुरानी धांधली थी उस पर जाते जाते कुछ कहेंगे जी महेश चंद्र। थैंक यू। रावत साहब, ऐसा है कि राजू साहब ने चार्ज लेने के पश्चात बेसोरा जी को एग्जाम कराने का बड़ा तजुर्बा है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि इनको बहुत बड़ा क्या कहते हैं मतलब तजुर्बा है कि कैसे निष्पक्ष एग्जाम कराया जाए। उसमें शायद कहीं ना कहीं मुझे ना हो मालूम, लेकिन इनकी बात का मैं बहुत समर्थन करता हूं कि इनको बहुत जबरदस्त है। उन्होंने चेयरमैन साहब ने कहा था, उन्होंने बड़ी साफ बात कही। इन्होंने दो बात कही कि साहब जैसे ही OMR सीट आते हैं उनको ट्रेजरी में रखना चाहिए, वो बात मान ली गई। दूसरी कहा कि साहब OMR सीट का जो है ये ऐसी जगह पे होना चाहिए, उसका क्या कहते हैं रिजल्ट ऐसी जगह पे निकालना चाहिए, ऐसी जगह पे उनको क्या कहते हैं देखा जाना चाहिए जो पब्लिक सही जगह साफ सुथरा। तो सारी की सारी OMR सीट, सारी की सारी OMR सीट मिस्टर राजू, मिस्टर बडोनी और मिस्टर ये डांगे के आने के पश्चात आयोग के ही ऑफिस में जांची जाती थी। इसलिए OMR सीट में जो पहले BPDO वाले में हुआ था उस प्रकार की कोई संभावना ही नहीं हो सकती कि क्या कहते हैं OMR सीट से छेड़छाड़ की जा सकती हो। तब मैं पूरी बात कर लूं, नहीं हो सकती। पहली बात तो वो अक्सर इन्होंने कम कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। दूसरा जो पेपर लीक का मामला है, पेपर लीक का मामला, ये आयोग की तरफ उंगली उठाना एक किस्म से इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने की बात है। अगर गुमराह करने की बात ना होती तो आयोग का कोई ना कोई सदस्य अभी तक कहीं ना कहीं किसी ने कह दिया हो कि भाई इसने किया है, ये पत्र कैसे निकला है, कैसे नहीं निकला है। एग्जाम पेपर सेटिंग का सिस्टम भी बड़ा फुल प्रूफ रहा है ये राजू साहब के टाइम में। और मेरे ख्याल से जो गलतियां हुई हो, जो एजेंसी है, जो एग्जामिनेशन एजेंसी है, उसके एंड पे ही पेपर ऐसा लगता है कि लीक हुआ है, तो उसको उसके वही बता सकता है कि भाई कैसे लीक हुआ, मेरे ख्याल से। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जो चोर होता है वो सबसे पहले पूछते हैं कि कैसे चोरी किया। जो इस एग्जाम का तो अभी तो कैंसिल हुआ नहीं है, इसका रिजल्ट निकाल के जो टॉपर है उनसे पूछना चाहिए, उनको बुला करके कि भैया तेरा कैसे सिलेक्शन हो गया। अपने आप तोते की तरह बताएंगे कि कैसे सिलेक्शन हो गया, किसके माध्यम से पेपर मिला, किसके माध्यम से। लेकिन वो लंबी प्रक्रिया है, वो इन्वेस्टिगेशन की है, हम उसमें क्या कह सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा, मैं तो आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि BPDO के एग्जाम को ही अगर उस समय जो पहले बड़े सीनियर अधिकारी को दिया गया था जांच, उन्होंने अगर जांच कर ली होती बिल्कुल तो शायद ये नौबत ना आती। जो हम लोग डिबेट कर रहे हैं वो डिबेट हम इस तरीके से नहीं कर रहे होते, इस तरीके से, क्योंकि अगर पहले ही जांच में सब चीजें आ गई होती। जी सर, जाते जाते क्या कहेंगे बेसोरा जी, आप भी लगातार कुछ बात बोलना चाह रहे हैं। जी सर। महेश चंद्रा जी एस राजू जी के आने के बाद की परीक्षाओं के विषय में कह रहे थे। एक बात आप छूट गई आपसे कहने से, उसको मैं पूरा कर देता हूं। एक बहुत अच्छा हमारा सुझाव उन्होंने माना। हमने कहा पहले क्या होता था, व्यापम घोटाला जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था, क्या करते थे वहां कि जहां जिनसे सेटिंग होती थी उनसे कहते थे जो मार्क्स जो प्रश्न आपको आते हैं उन्हीं को आप बोला करिए और उनको ब्लैंक छोड़ दीजिए, वो काम हम कर रहे हैं। पहले यही हुआ था जिसकी हम रिपोर्ट कर रहे हैं उस वाले में। इनके आने के बाद वो सिस्टम छूट गया। उसका कारण क्या था, हमने एक सुझाव दिया था, आप जिस दिन एग्जाम होंगे उसी दिन आंसर शीट डाल दीजिए और उसी दिन उसके दूसरे तीसरे दिन आप स्कैनिंग कर दीजिए, रिजल्ट आप बाद में करिए। अब जिस दिन परीक्षा हो रही है आंसर शीट उसमें डाल देते थे, वो गड़बड़ नहीं हो सकती थी। और दूसरे तीसरे दिन स्कैनिंग करते थे, तो गोला कहां से लगाते थे।
इसलिए पेपर लीक कैसे हो इसमें लग गए वो जो गोला वाला सिस्टम व्यापम वाला था वो खत्म कर दिया। ये बात मैं जोड़ना चाहता हूं। धन्यवाद। आप चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। महेश चंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीवान बेसोरा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। और यूं ही आवाज उठाते रहिएगा जो जितने भी अगर जहां पर भी गलत लगता है आपको, और बिल्कुल मीडिया आपके साथ है और तमाम जितने भी युवा लोग देख रहे हैं, एक जोश भी मिलता है आप लोगों को देखकर, जिस प्रकार से आप लोग आते हैं और बेबाकी से आप जो लोग बातें रखते हैं, तो एक उम्मीद भी रहती है कि चलिए कोई उत्तराखंड में कुछ लोग तो हैं जो लगातार बेबाकी से आवाज उठाते हैं और जो गलत हो रहा है उसके ऊपर भी सामने आने की हिम्मत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महेश चंद्र जी और दीवान बेसोरा जी आपका। तमाम दर्शक बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तमाम दर्शक जितने भी देख रहे हैं और जो लगातार जांच की मांग उठा रहे हैं अलग अलग भर्तियों में, कह रहे हैं कि इनकी भी जांच होनी चाहिए। आपको भी कुछ इस प्रकार से लगता है कि इन भर्तियों में कहां पर धान ली हुई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताएं या मैसेज बॉक्स में जरूर भेजें। तो हम परवजन डिजिटल माध्यम से कोशिश करेंगे कि आपकी जो बात है वो भी हम सब रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।